नमस्कार मित्रों, ये क्लास स्पेशल मोस्ट अवेटेड क्लास 12th के लिए है। मैं काफ़ी दिनों से बाकी वीडियो बना रहा था जिसकी वजह से यह नहीं बन पा रही थी। आज क्लास 12th का नंबर आया है तो क्लास 12th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। चैप्टर का जो नाम है द लास्ट लेसन। यह लेसन आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला है। जो तमाम दुनिया भर में पहले लड़ाइयाँ होती थीं, युद्ध होते थे, उन सारी चीज़ों को जानकारी में लाता है और उसके बाद जो उन देशों के प्रति उन देशों को कष्ट झेलना पड़ता था उस युद्ध के दौरान या उस युद्ध के बाद, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिलेगी। वैसे तो ये स्टोरी जो है तो फ्रेंच है, पर चूंकि लैंग्वेज का जिस प्रकार से ट्रांसलेशन हो रहा है तो फ्रेंच से इंग्लिश और इंग्लिश के बाद आज मैं आप लोगों को हिंदी के माध्यम से इसको समझाने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। देखिए, वैसे ही तो ये स्पेशल क्लास सिर्फ क्लास 12th वालों के लिए है, लेकिन जानकारी कहते हैं जहां से भी मिले उसे ले लेना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी जानकारी तो मिलेगी ही, साथ साथ आप लोगों को इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। और बच्चों में एक बात और बता दूं कि ओलंपिक्स जो कि आज से समाप्त हो गया है, उसमें नीरज चोपड़ा जी ने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है और सिर्फ एक गोल्ड मेडल हमारे देश को प्राप्त हुआ है। उसके पीछे क्या कारण है और ऐसा क्यों होता है कि गोल्ड मेडल के लिए हम लोग तरस जाते हैं, तो इसके बारे में मैं ओलंपिक्स से रिलेटेड एक चैप्टर बनाने वाला हूँ, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप जरूर उसे देखें और आपको जानकारी मिलेगी ओलंपिक्स क्या होता है, क्यों किया गया, क्यों खेला जाता है, वगैरह वगैरह जानकारी। हालांकि उसका लिंक इस चैप्टर में भी आपको आएगा समझ में। तो आइए दोस्तों, द लास्ट लेसन की सैर करते हैं। चैप्टर का नाम ही है फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। तो चैप्टर बहुत ही मजेदार है। फ्रेंच को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में मैं प्रयास करूंगा कि आप तक को आपको समझ में आए। तो आइए चलते हैं चैप्टर की ओर। तो बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत आइए हम पहले इस चैप्टर के राइटर से करते हैं। अल्फोंस डॉटेट जो इस चैप्टर के राइटर हैं, आइए उनसे मिलते हैं, उनके बारे में जानकारी देखते हैं। एक बात और बच्चों, इससे कि पहले कि मैं राइटर के बारे में बताऊं या ऑथर के बारे में बताऊं, आप लोगों को एक बात और जाननी पड़ेगी कि ऑथर और राइटर में डिफरेंसेस क्या होता है और नरेटर और ऑथर में क्या डिफरेंसेस होता है। देखिए, जब कोई ऑथर या राइटर अपनी कहानी स्टार्ट करता है बताना कि मैं आई से स्टार्ट करता है, तो वो उसका ऑथर भी होता है और राइटर भी होता है, यानी नरेटर भी होता है। लेकिन अगर कोई राइट किया है और किसी और के बारे में कहानी बता रहा है तो वो नरेटर उसमें दूसरा होगा। कभी कभी अनसीन पैसेज में अक्सर पूछता है कि हु वॉज द नरेटर या हु इज़ अ नरेटर और ऑथर, तो दोनों में डिफरेंस होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी कभी अगर खुद के बारे में जीवनी लिख रही है तो वही ऑथर होगा, वही नरेटर होगा, लेकिन अभी आप इस चैप्टर के माध्यम से भी समझ पाएंगे। आइए जानते हैं अल्फोंस डॉटेट के बारे में, जो कि एक राइटर थे और आपको जानना चाहिए कि आखिर इसने इतनी बढ़िया चीज़ जो लिखी है, इतनी बढ़िया कहानी, जो जानकारी, उनको तो क्रेडिट मिलना ही चाहिए। 1840 में इनका जन्म हुआ और 1897 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये उपन्यास लिखते थे और कौन सी भाषा में लिखते थे, वो फ्रेंच भाषा होती थी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में ही बता दिया था। शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे, छोटी छोटी कहानियाँ, जैसे अपने भारत के मुंशी प्रेमचंद जी लिखा करते थे, और भी बहुत सारे राइटर हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांसो एंड पर्सियन वॉर। देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया ना, ये जो पार्ट है ये फ्रांस और पर्सियन जो नाम है, जैसे हमारे देश का चेन्नई का नाम पहले मद्रास था, वैसे बहुत सारे देश और स्टेट का नाम समय के साथ बदल दिए गए। आज भी हमारे देश में वही काम चल रहा है, नाम बदलना। तो उसी प्रकार फ्रांसो और पर्सियन, फ्रांस तो फ्रांस ही है, पर्सियन जो है वो जर्मनी को कहा जाता है। जर्मनी बहुत फेमस है, आपको पता है, जर्मनी का तानाशाह हिटलर था और जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वो भी जर्मनी की ही देन है। तो आइए जानते हैं फ्रांसो और पर्सियन का। जैसे हमारे देश में भारत और पाकिस्तान के युद्ध होते रहते हैं या एक दूसरे से, वैसे दुनिया में तमाम जो बाउंड्रीज़ हैं उनके अंतर्गत युद्ध होते रहते हैं, एक दूसरे को
हथियाने के लिए। वार लड़ा गया था 1817 और 1871, जैसा कि इसमें देखा गया है, साल भर के युद्ध के बीच। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया, जिसमें पर्सिया ने फ्रांस को हरा दिया, यानी जर्मनी ने फ्रांस को उस समय हरा दिया था। लेड बाय बिस्मार्क्स, पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इसका नाम पर्सिया का बाद में बदल करके जर्मनी रख दिया गया, जो आज भी जर्मनी के नाम से जाना जाता है। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जो पोलैंड के कुछ भाग होते हैं, ऑस्ट्रिया, वे सब यूरोप के देश हैं, तो आप इसके बारे में भी जानते होंगे। यूरोप के चैप्टर जब आपको पढ़ाए जाएंगे तो आपको मिलेगा। यानी कुल मिला के ये चैप्टर तो आप सिखाएगा अंग्रेजी से हिंदी में समझना, पर कुछ यूरोपीय देशों के बारे में भी आपको ये प्रकाश डालेगा कि उन लोग कैसे लड़ाई करते थे या उनमें क्या भावनाएं होती थी, देश किस प्रकार बटे थे, किनकी किससे बाउंड्री जुड़ी रहती थी। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एलिस एंड लॉरिन हैव पास्ड इनटू द पर्सियन हैंड्स। अब देखिए लड़ाई किस लिए होती थी, हमेशा दूसरे की ज़मीन हथियाने के लिए। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भारत और पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के लिए लड़ता रहता है, यानी लड़ाई ज़मीन के लिए ही हुआ करती थी। उसी प्रकार से फ्रांस की जो ज़मीन थी, जो 2 ज़िले थे, उन ज़िलों का नाम था एलिस और लॉरिन, जिसको पर्सिया यानी जर्मनी ने जीत करके अपने देश में मिला लिया। देखो बच्चों, मैं जर्मनी पर्सिया बोलूँ, एक ही चीज़ है दोनों, बिल्कुल समझते जाइएगा। पर्सिया पुराना नाम और जर्मनी आज का नाम है। तो उसके 2 जिलों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। हैव पास्ड इनटू द पर्सियन हैंड्स, पर्सियन के हाथों में चले गए, यानी जर्मनी के हाथों में। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट अफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो इससे उन जगह की स्कूलों में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में इस कहानी में पढ़ने को मिलेगा। और जो हमारे अल्फोंसे डाउट जी हैं, उन्होंने इसके बारे में किया है। देखिए, आप लोगों को राइटर के बारे में अक्सर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उनका जन्म और मृत्यु कब हुई थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं अक्सर यही, और वो किस भाषा के राइटर थे, इन चीज़ों के आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और क्या कहानियाँ लिखते थे। बच्चों देखते हैं आगे। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इन फॉर द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। देखिए, अगर हम यहाँ पे इन सब की मीनिंग बताएंगे, इन द ग्रेट डेड ऑफ, बहुत भयावह, डरावना, तो वो मीनिंग का अर्थ निकल नहीं पाता है। यू कैन नॉट रिलेट विद दैट वर्ड्स ऑन द सेंटेंस। तो जब सेंटेंस आएगा तब हम इन वर्ड की मीनिंग को आपको डिस्क्राइब करेंगे। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल मीनिंग इन द सेंटेंस, देन यू कैन रिलेट विद द स्टोरी। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने नरेटर और ऑथर के बारे में बताया था, तो द फर्स्ट वर्ड हेयर आई, तो आई यहाँ पे नरेटर है। नरेटर की अपनी कहानी जैसे स्टार्ट करता है, वैसे अपनी कहानी के बारे में जो बोलने वाला है वो आई वर्ड से स्टार्ट होता है, तो वो नरेटर होता है। इसमें आई नरेटर है। आइए शुरू करते हैं कहानी को। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। देखिए, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, जैसे मैंने बताया था कि आपको वर्ड की मीनिंग, ये वाली मीनिंग यहाँ पे मिली ना, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। तो अब इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने कहता है कि मैंने सुबह स्कूल के लिए लेट से तैयारी की। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, विद्यालय के लिए लेट से तैयारी की। दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और उस दिन जब वो तैयारी किया, उसके बाद वह दिन उसके लिए डरावना भरा था। डरावना कैसे था? स्पेशली बिकॉज एम हैमिल, स्पेशली क्यों, सामान्यतः आपको समझना पड़ेगा कि क्यों डरा हुआ था। एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन अ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स आप देखो, पास्ट पार्टिसिपल आपकी वर्ब्स की फॉर्म होती है ना, उसी प्रकार से कोई कॉन्सेप्ट रहा होगा फ्रेंच लैंग्वेज में, क्योंकि ये फ्रेंच स्टोरी है। तो एम हैमिल हैड सेड, उनको वर्क दिया होगा राइटर को या ऑथर को जो आई हैं, कि कल हम पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे। वुड क्वेश्चन अस, प्रश्न पूछने वाले। जैसे बच्चों को अगर शिक्षक कुछ पूछने के लिए दिए रहें तो बच्चे उसके प्रति सचेत रहते हैं, और याद ना रहे तो आपको पता है क्या होता है, याद नहीं रहता तो ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, डर के मारे डरे रहते हैं बच्चे।
एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और तब तो और डरे रहते हैं जब उसके बारे में सिंगल चीज़ भी ना जानते हो, मतलब एक छोटा वर्ड भी, नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। बच्चों एक बात बताता हूँ, इसमें अगर अच्छे से आपको समझ में नहीं आता तो पुस्तक लेके जरूर बैठें वर्ड मीनिंग देखने के लिए। जब आप पढ़ें इसको तो आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, तो लाइन बाय लाइन आप समझते रहेंगे। तो उनको एक भी शब्द पार्टिसिपल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अब देखो बच्चों क्या हुआ, अब एक मिनट के लिए, एक पल के लिए आई थॉट, उन्होंने सोचा, यानी ऑथर ने, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, कि क्यों न स्कूल के दरवाजे से ही निकल करके आज का दिन कहीं बाहर बिताया जाए। जैसे लड़के बंक मारते हैं, जब स्कूल में टीचर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो पढ़ने से ज़्यादा क्या करते हैं कि सोचते हैं कि आज बंक मार दे, बाहर घूमने चलते हैं और कौन जाके डांट खाए। तो वही उनके दिमाग में नाच रहा होता है, दौड़ रहा होता है। इट वॉज सो वार्म। अब देखिए, फ्रांस या जर्मनी जो देश हैं वो ठंडे हैं, तो वहाँ पे अगर धूप निकलती है तो वह सुहावना मौसम माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ अगर सर्दी का मौसम है तो बाहर धूप जब आती है तो वह हमारे लिए सुहावना हो जाता है। तो इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट द वर्ड वॉज चीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। उस दिन जो ठंड का एरिया था वह धूप निकली हुई थी, चमकीला था और गर्म भी था। चिड़ियाएँ इधर उधर चहक रही थी, चिरपिंग मतलब चहकना या चिड़ियों की आवाज़। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल या पेड़, वैसे वुड्स मीन्स तो जंगल होता है, लेकिन वहाँ जंगल कहाँ, वो तो टाउन में रहते थे, तो बहुत सारे पेड़ों से चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही थी। यानी चिड़िया जानवर भी तभी खुश होते हैं जब मौसम सुहावना होता है। एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सॉमिल्स द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, अब जो चिड़ियाएँ तो चिरपिंग कर रही थी, अब ओपन फील्ड खुले हुए मैदान में, सॉमिल्स मतलब होता है लकड़ियों का कारखाना। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जहाँ पे पर्शियन, ये कहानी तो देखो जर्मनी की है, लेकिन जर्मनी की नहीं, फ्रांस की, क्योंकि पर्शियन ने युद्ध जीत लिया था तो 2 जिलों में उनका राजस्व हो गया था, तो वहाँ पे भी पर्शियन यानी जर्मनी के सैनिक जाया करते थे। उन्होंने कब्जा कर लिया, जब कब्जा कर लेंगे तो वहाँ पे उन्हीं के सैनिक होंगे ना। और ड्रिलिंग मतलब क्या होता है आपको बता दें बच्चों, ड्रिलिंग मतलब होता है एक्सरसाइज करना, कसरत करना, तो वो ड्रिलिंग का मतलब होता है। आइए समझते हैं। द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, उस फील्ड जो था, खुला हुआ मैदान के पीछे, या हाँ बैक मीन्स पीछे, एक लकड़ी का टॉल था या लकड़ी की मील थी, 100 मिल्स मतलब, जहाँ पर पर्शियन सोल्जर्स का कब्जा हो गया था और वो वहाँ पास क्या कर रहे थे, अपनी एक्सरसाइज या तैयारी कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब अपने शरीर को चुस्त रखने के लिए जो भी किया जाता है तो वही होता है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। अब इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब क्या होता है बच्चों, टेम्पटिंग, अगर टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्शन या अट्रैक्ट करना, लुभावना, तो अब ये जो सारी चीज़ें वो देख रहे थे तो उनको और ज़्यादा रुचिकर लग रहा था, और ज़्यादा लुभावना लग रहा था। दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, उसकी अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा की, दैन मतलब अपेक्षा, कि उनको वो चैप्टर तो याद ही नहीं था पार्टिसिपल, और याद नहीं रहता तो स्कूल जाने का वैसे भी मतलब नहीं है कि टीचर जाते ही डांटना स्टार्ट कर देंगे। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मैंने अपने आप को रोका और तैयार किया कि नहीं, इन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए आगे बढ़ गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin boards. अब मैं जब स्कूल के लिए जा रहा था अपने घर से, तो पास्ट मतलब गुजरना, एक टाउन हॉल से गुजरा। ध्यान रखना बच्चों की कहानी 1870 की है, जब फेसबुक, व्हाट्सएप, न्यूज़, टेलीविज़न बहुत ज़्यादा विकसित, मतलब ना के बराबर थे, नहीं ही थे। वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बहुत सारी बड़ी सी भीड़ लगी उनको दिखाई दी टाउन हॉल के बाहर। टाउन हॉल मतलब कोई भी एक सरकारी महकमा समझ सकते हैं या कोई बिल्डिंग समझ सकते हैं, जैसे नगर पालिका वगैरह। तो उसी टाउन हॉल के सामने बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी, उन्होंने देखा। और उसी महकमे, उसी घर के बाहर एक बोर्ड लगाया जाता था जिसे बुलेटिन बोर्ड कहा जाता था।
आपको बता दें बीबीसी न्यूज़ जब शुरू हुआ था तो वो पहले बुलेटिन्स बोला करते थे, आजकल बुलेटिन का नाम समाप्त होकर ब्रेकिंग न्यूज़ रखा गया है। ब्रेकिंग न्यूज़, गौर से देखिए इसको। तो उसी प्रकार से बुलेटिन बोर्ड होता था। बुलेटिन बोर्ड में क्या होता था बच्चों, थोड़ी सी जानकारी बता दूं, जैसे ही कोई पर्सियन का रूल आता था या कोई नया नियम उनके कमांडर देते थे तो उसको बोर्ड में लिख दिया जाता था, जिसका पालन उस फ्रांस के जिलों को अपनाना पड़ता था, क्योंकि वो जिले हार चुका था फ्रांस। फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। आप देखो वो क्या कह रहे हैं नरेटर या जो हैं जो स्कूल जा रहे थे राइटर्स, वो कहते हैं कि लगभग 2 सालों से ये जिला क्या होता था, हारा हुआ था जर्मनी से। तो लगभग 2 सालों से जितनी भी बुरी न्यूज आती थी, बुरी सूचनाएं आती थी, अब चूंकि वो हार गए हैं, दूसरे देश में चले गए हैं, मिल गए हैं, तो जितनी भी बुरी सूचनाएं आती थी उसी बोर्ड पर लिखा करती थे। द लास्ट बुलेटिन द ड्राफ्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर द लॉस्ट बैटल्स, जिससे हारी थी, यानी पर्सियन यानी जर्मनी ने जो जीत लिया था जो जिलों को, उसके जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो जो भी ड्राफ्ट या कोई ऑर्डर देना होता था, कमांडिंग ऑफिसर यानी सीओ होता है, कमांडिंग ऑफिसर का मतलब मुखिया जो होते थे, तो वो उसी पर लिख देते थे कि अब इन जिले के लोगों को ये बात माननी पड़ेगी। तो वो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा थी टाउन हॉल के बाहर, बुलेटिन के सामने सब खड़े थे, तो राइटर को लगा अब कौन सी बुरी सा सूचना आ गई जिसे हमें अब अपनाना पड़ेगा। आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने अपने आप से ही बात की और बिना चलता रहा, स्कूल की ओर चलता रहा और ये अपने मन में बात करता रहा कि अब कौन सी बुरी सूचना इन लोगों ने दे दी हमारे राज्य को या हमारे जिलों को। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मामला क्या है। आगे चलते हैं बच्चों। देन एज आई हरीड बाय एज अ फास्ट एज आई कुड गो, अब मैं जैसे जैसे चाह रहा था, क्योंकि स्कूल के लिए लेट भी हो चुका था, सुबह जैसे ही बोला था कि स्कूल के लिए देरी से की थी तो जल्दी चल रहा था, हरीड माने जल्दी, बस एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना मैं चल सकता था उतनी तेजी से चलने का प्रयास कर रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर्स हु वॉज देयर, एक ब्लैक स्मिथ लोहार जिसको बोलते हैं आप जानते हैं, वॉचर्स भी एक प्रकार का प्रोफेशन है जो वहाँ पे थे, विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग दिस बुलेटिन्स। अब तमाम प्रकार के चीज़ें होती हैं, आजकल देखते नहीं हमारे देश में अगर कोई एक जेसीबी लग जाती है तो भीड़ लग जाती है, तो उसी प्रकार अलग अलग प्रोफेशन के लोग उस बुलेटिन को पढ़ने के लिए वहाँ पास उपस्थित थे, उस जो नया भी ड्राफ्ट आया था। कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे को कहने से पहले, डोंट गो टू फास्ट बब मतलब हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं बाबा या चाचा, बच्चों को प्यार से एक शब्द बुलाते हैं ना बाबा चाचा, तो उनके चलने से पहले मतलब उनके चलते समय, उनके बुलाने से पहले जो चले जा रहे थे नरेटर अपने स्कूल को बड़ी जल्दी में, तो वो लोग आवाज़ दे के कहते हैं डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन अ प्लेंटी ऑफ टाइम, विद्यालय पहुंचने में अभी बहुत समय है, इतनी जल्दी मत चलो, इतनी जल्दी मत चलो, अभी स्कूल जाने के लिए काफ़ी समय है। बब मतलब प्यारे या छोटे या बाबा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मुझे लगा कि वो मेरी टांग खींच रहे हैं, हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। एंड रीच्ड यही करते करते मैं एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, वो तब तक उस जगह पहुंच चुके थे जहां पे एम हैमल जो कि पार्टिसिपल्स पढ़ाने वाले थे या उसको पूछने वाले थे, उनका स्कूल के बाहर गार्डन था, वहाँ तक वो पहुँच चुके थे। बच्चों हाँफते हुए, अब चूँकि सांसें उसकी तेज़ हो गई थी, तेज़ चलने में वैसे भी सांसें तेज़ हो जाती हैं, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट यहीं तक, और अगला पार्ट हम जल्द ही, इस पार्ट में कुछ ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है वीडियो, मैं अगले पार्ट में ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। 2 से 3 पार्ट में आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, सुझाव दें, सजेशन करें, एंड डोंट फॉरगेट प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तभी तो मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाऊँगा और आपके लिए मेहनत कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।